हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक चंद्रवंशी लॉकडाउन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी हाल ही में 21 जुलाई 2020 को योजना लॉन्च की है। इस योजना के बारे में हम समझेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ गोधन योजना को समझेंगे तो उसके बैकग्राउंड के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक नई सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने एक नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरुआ घुरुआ बारी, एला बचाना हे संगवारी। तो छत्तीसगढ़ सरकार गठन होने के बाद से उन्होंने एक नई योजना बनाई, ग्राम सुराजी योजना या सुराजी गांव योजना। उसके तहत उन्होंने नरवा गरुआ घुरुआ बारी को लॉन्च किया। लगभग 1 साल पहले की बात है। ठीक 1 साल बाद उन्होंने इसी तारतम्य में गोधन न्याय योजना लॉन्च किया है। अब ये गोधन न्याय योजना क्या है? गोधन न्याय योजना के बारे में हमें थोड़ा समझना है। ये विषय आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी के एस्पिरेंट हैं, अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, अभी मेंस के परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। ये बहुत न्यू और करेंट का विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। महत्वपूर्ण विषय कैसे है मैं आगे डिस्कस करूंगा। जिस प्रकार से पिछले साल छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा में नरवा गरुआ घुरुआ बारी को 50 नंबर का ऐसे में भी पूछा गया था और 15 नंबर के दीर्घोत्तरी प्रश्न में भी पूछा गया था। एक ही बात को 2 बार पूछी गई। तो इसलिए ये विषय इस साल के मेंस परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नरवा गरुआ घुरुआ बारी क्या है आप जानते होंगे। लगभग 1 साल पुरानी योजना है ये। कि नरवा का मतलब होता है जो हमारा नाला है, जो मौसमी नाला जो होता है, जो बरसात के पानी जहां से बहता है वो नाला। गरुआ का मतलब होता है गाय। घुरुआ का मतलब होता है वो गड्ढा जहां पे हम गोबर, गाय के गोबर को डाल करके कंपोस्ट बनाते हैं, जहां से हम जैविक खाद बना सकते हैं। और बाड़ी का मतलब होता है घर से लगी हुई वो जगह जहां पर हम अपने स्वास्थ्य के लिए सब्जी भाजी जो हम दैनिक उपयोग में लाते हैं उसका हम स्वयं उत्पादन करें और जो बाजार में केमिकल युक्त, रासायनिक युक्त जो सब्जी भाजी मिल रही है उसका हम एक विकल्प तैयार करें जिससे हमारी आर्थिक सुदृढ़ता हो और हम एक आर्थिक विकास की ओर बढ़ सके। ये एक बहुत समग्र विचार को सामने रखते हुए इस योजना को सरकार ने लॉन्च की। अब हम इस पे कितना इम्प्लीमेंट कर पाए, कितना आगे बढ़े, वो एक सोचने का विषय है, वो चर्चा का विषय है। उसी तारतम्य में एक योजना लाई गई है गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना का क्या मतलब है? गो और धन, तो जो इसको गोवंश भी कहते हैं और इसको गोधन भी कहते हैं। धन का मतलब होता है एसेट, कैपिटल, प्रॉपर्टी, और गो मतलब गाय। तो गाय एक धन के रूप में, या गाय एक धन है, गाय एक बहुत बड़ी कैपिटल है, एक बहुत बड़ा एसेट है, और उस गाय को हम अपने जीवन में कैसे उपयोगी बना सकते हैं। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने भी इसको बहुत ज्यादा उपयोगी माना है। तब जाके कहते थे कि पहले अगर कोई सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला कब होता था? किसी के घर अगर कोई मेहमान जाता था या कोई शादी ब्याह की बात होती थी तो लोग ऐसे घरों में लड़की देना ज्यादा पसंद करते थे जिनके घर में गाय ज्यादा हुआ करती थी। यानी कि जिसके पास गाय ज्यादा होते थे उसी को लोग ज्यादा धनवान समझते थे। ऐसा क्यों? तो गो आधारित कृषि और कृषि आधारित उद्योग। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इवन आज भी कोरोना काल में हम देखेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही स्ट्रांग है। शहरी अर्थव्यवस्था में क्या है? सारे दुकान बंद है, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, व्यापार व्यवसाय बंद है। तो शहरी अर्थव्यवस्था तो एक प्रकार से ठप है। तो जहां पे शहरी अर्थव्यवस्था ठप है वहां भी हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देश को चलाने का हमारे अंदर एक हौसला है, वो गांव है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी सब कहते थे कि मेरा देश गांवों में बसता है, मेरा भारत तीर्थ है। इसलिए कहते थे, महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी कि ग्राम स्वराज्य, उसी को छत्तीसगढ़ ने सुराजी गांव कहा है। ग्राम स्वराज्य को ही उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में सुराजी गांव कहा है।
तो ग्राम स्वराज्य क्या है या स्वराज्य के प्रति उसकी अवधारणा क्या रही? तो हमारा जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम जो उद्योग थे, जहां से हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग करके मार्केट तक पहुंचाएं और वहां से हम एक व्यापार को जन्म दें, जिससे हमारा वाणिज्य हो और हमारी घर के आमदनी में वृद्धि हो। ये ऐसा सोच के साथ इन्होंने सुराजी योजना लाए और सुराजी योजना में नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी को जोड़े और नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के ही तारतम्य में उन्होंने स्पेशल गाय को डिफाइन करते हुए गोधन न्याय योजना लाया। अब गोधन न्याय योजना में क्या है? तो जिन गांवों में डे केयर बनाया गया है, डे केयर मतलब जो गौठान है, तो गौठान से क्या होगा? तो गौ से आधारित प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो गौ से आधारित प्रोडक्ट्स क्या है? गोबर, गोमूत्र। अब गोबर और गोमूत्र का क्या करेंगे? तो गोबर और गोमूत्र को हम जैविक खाद के रूप में, वर्मी कंपोस्ट के रूप में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या होगा? तो उससे होगा ये कि हम रासायनिक खाद का उपयोग कम करेंगे और जैविक खाद का उपयोग ज्यादा करेंगे। जब हम जैविक खाद का उपयोग ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा वो हेल्दी होगा, यानी कि हम शुद्ध भोज्य पदार्थ तक हम पहुंच सकेंगे। और साथ ही साथ जब हम रासायनिक खाद का उपयोग कम करेंगे तो हमारी जमीन भी स्वस्थ होगी। जमीन हमारी स्वस्थ होगी तो हम कम पानी में भी बहुत अच्छा खेती कर पाएंगे। आज किसानों का सबसे बड़ा अगर समस्या है तो वो क्या है? तो किसानों का सबसे बड़ा जो समस्या है वो है खेत में पानी का नहीं टिकना, यानी कि हमेशा से वहां पानी की आपूर्ति करते रहना। ये किसानों का सबसे बड़ी समस्या है। आज हम अगर ट्यूबवेल का साधन अपनाएंगे तो ट्यूबवेल को भी कितना हो रहा है? तो ट्यूबवेल में सबसे बड़ी समस्या है कि वाटर लेवल का डाउन होना। अगर हम ज्यादा ट्यूबवेल से पानी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और हम ज्यादा कंज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो जमीन है वो क्या हो रहा है? तो हमारा जमीन जो है वो लचीला होने से नहीं, आजकल जमीन जो है वो अधिक रासायनिक खाद उपयोग करने से कठोर होते जा रहा है। अब ये बात मैं आपको समझाता हूं कि हमारा जो जमीन है वो रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से कठोर कैसे हो रही है। तो कठोर ऐसे हो रही है कि हम अगर यूरिया यूज कर रहे हैं तो यूरिया के पैकेट में लिखा हुआ है कि 46% नाइट्रोजन, लेकिन जो 46% नाइट्रोजन के बाद जो 54% है वो क्या है? तो 54% क्या होगा? तो अनवांटेड मटेरियल ही होगा। वो जो अनवांटेड मटेरियल है, हम जितना ज्यादा अधिक उत्पादन के दौर में, अधिक उत्पादन के होड़ में हम ज्यादा से ज्यादा खेत में अगर यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया तो हमें सिर्फ 46% ही मिल रहे हैं, लेकिन 54% क्या मिल रहा है? तो वो जो अनवांटेड प्रोडक्ट होने के कारण से हमारे खेतों में अनेक प्रकार के खरपतवार का आना और खरपतवार के साथ ही साथ हमारी मिट्टी का कठोर होना। गोबर क्या करता है? गोबर में एक ह्यूमस नाम का गैस पाया जाता है। वो गैस हमारी मिट्टी को लचीला बनाता है, और लचीला बनाने से क्या होता है कि वो मिट्टी जब लचीला होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है, तो वहां पे पौधा जो है वो ज्यादा विकसित कर पाता है और ज्यादा से ज्यादा वो नाइट्रोजन कंज्यूम कर पाता है। जो पदार्थ, जो तत्व हम फर्टिलाइजर के माध्यम से डालते हैं वो तत्व ऑलरेडी जमीन में मौजूद होता है, लेकिन जमीन में उस तत्व की न्यूनता के कारण से हम उसको बढ़ाने के लिए कोई फर्टिलाइजर हम डालते हैं। अब रही बात जैविक खाद की, जो वर्मी कंपोस्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो वर्मी कंपोस्ट में भी NPK है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। वो तीनों चीज हमको इस जैविक खाद में मिलेगा, जो हम गोबर के माध्यम से और गौमूत्र के माध्यम से हम जो केचुआ का उपयोग करते हुए हम जो वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। सरकार ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया है। अभी एक समस्या और है, क्या है? घुमंतु पशु। घुमंतु पशु के होने के कारण से क्या है कि सड़कों पे पशु जो है वो खेतों में या गौठान या जो हम गौशाला वगैरह जो बनाते हैं, जिसको गांव में कोठा कहते हैं, वहां से निकल करके सड़क तक आ रही है पशुएं। और सड़क में आने के कारण से क्या है कि आजकल सड़क जो है वो पशुओं के रक्त से रंगे हुए हैं। आपको रोज 2-4 पशुएं आपके शहर में एक्सीडेंट के माध्यम से मरे हुए, कई बार तो थोक के थोक 150 गाय मरने की खबर आती है, ट्रक के नीचे दब जाती है। इन चीजों से भी हम गोधन न्याय योजना के माध्यम से हम घुमंतु पशुओं पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब गाय का प्रोडक्ट हमारे लिए
उपयोगी होगा, हमारे लिए जब आर्थिक सुदृढ़ता होगी, तब हम गाय को भी अपने पास ही रखेंगे ना। हम चाहेंगे कि गाय ज्यादा से ज्यादा गोबर दे, और हम उस गोबर को क्या करेंगे, उस गोबर को हम बेचेंगे। अब गोबर बेचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो गोबर बेचने के लिए एक ग्राम समिति या गोठान समिति बनाई गई है, जो एसएचजी के माध्यम से सरकार उनको भी रोजगार देने का काम कर रही है। 2 रुपए किलो में वो गोबर खरीदेंगे, उस गोबर से वो कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, और फिर से उस खाद को गवर्नमेंट उस एसएचजी से या वो ग्राम समिति से, गोठान समिति से 8 रुपए किलो में खरीदेगी। इससे क्या होगा कि वहां के स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं को या पुरुषों को, जो एसएचजी चला रहे हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक सुदृढ़ता होगी, और वहां से हमारा अर्थव्यवस्था बूम करेगा। यह है। दूसरी बात है कि शहर क्षेत्रों में क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में एक काउंटर बनाया गया है। शहरी क्षेत्र में काउंटर बनाया गया है, और उस काउंटर के माध्यम से गोबर खरीदी जाएगी। गोबर को जैसे खरीदेंगे वहां पर भी वही प्रोसेस होगा। एक और बड़ी बात बताता हूं, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी क्या हो रहा है, तो जो नगरीय निकाय है, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम, इन जगहों पे क्या हो रहा है, वहां पर भी एसएचजी की महिलाओं को ही एक मणिकंचन केंद्र के माध्यम से जोड़ा गया है। उस मणिकंचन केंद्र में भी क्या हो रहा है, तो मणिकंचन केंद्र में जो कचरा, जो हमारे वेस्टेज थे, जो वेस्ट मटेरियल जो घरों से निकल के आते थे और कहीं कहीं गंदगी फैलाते थे, फिर मच्छर पनपते थे, फिर मलेरिया होता था, मलेरिया से फिर क्या होता था कि डेथ रेट बढ़ जाता था, और मलेरिया होने से फिर केमिकल दवाओं का भी बिक्री बढ़ता था। तो इस प्रकार से हम गोबर के माध्यम से और गाय के माध्यम से हम कैसे जनजीवन को खुशहाल बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस योजना से परिलक्षित होता है। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा कि कौन गाय के बारे में सोचता है, कौन गाय के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वर्तमान सरकार जो छत्तीसगढ़ में बैठी हुई है, ये गाय से आधारित जनजीवन को खुशहाल करने के बारे में एक बहुत समग्र विचार इन्होंने रखा, और इस समग्र विचार के माध्यम से इन्होंने गोधन न्याय योजना को इन्होंने लागू किया। अब क्या है कि हम सबको सहभागी होना चाहिए ताकि ये योजना सफल हो। उसको कितना पॉलिटिकल प्रॉफिट मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन हम अपने से, अगर हम गाय से आधारित जीवन शुरू कर देंगे, तो गाय से आधारित जीवन में हमारा जो केमिकल दवाओं की तरफ हमारा जो रुझान है, हम थोड़े से सर दर्द में या पैर दर्द में, घुटने के दर्द में, पेट के दर्द में, जो तरह तरह के हम जो केमिकल, जो केमिस्ट उपयोग करते हैं, जो दवाई उपयोग करते हैं, जो मेडिसिन उपयोग करते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। परिणामतः यह होगा कि जो छोटी छोटी बीमारियों से सेवन किए गए रासायनिक दवाओं के उपयोग से जो हमें बड़ी बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे अधिक केमिकल दवा के उपयोग करने से क्या होता है, हमारा किडनी डैमेज हो जाता है, हमें हमारे घुटनों में प्रॉब्लम होता है, हमारे आंखों में रोशनी चली जाती है। ये क्या होता है, अगर आप लगातार अगर आप अंग्रेजी दवा खाएंगे, तो अंग्रेजी दवा के सेवन से 10-20 साल अगर आप करते रहोगे तो आपके साथ यही होगा। सिर्फ शराब पीने में से किडनी डैमेज नहीं होता, किडनी डैमेज होता है अधिक केमिकल मेडिसिन उपयोग करने से भी होता है। इन सारी चीजों से हम बचेंगे, यानी कि हम धीरे धीरे जेनरिक दवाओं की तरफ जाएंगे, और हम जब गाय से जुड़े हुए रहेंगे, गाय के प्योर दूध का इस्तेमाल करेंगे, गाय के गोबर से उत्पादित अगर हम भोजन को प्राप्त करेंगे, भोजन को खाएंगे, सब्जी को खाएंगे, तो हमें कोई भी प्रकार का मेडिसिन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए अध्ययन कीजिए आप कि हमारे पूर्वजों ने क्या करते थे। अगर हम पुराने समय के घरों को देखेंगे, तो जहां पे लोग रहते थे उसके बाहर गाय रहती थी, और गाय के गोबर में ह्यूमस जो होता है उसके सुगंध से हम जाते थे। गाय के गोबर से जो घर लिपने का जो परंपरा है वो ऐसे ही नहीं है। आज भी जब हम भगवान की पूजा करते हैं या सत्यनारायण की पूजा करते हैं या कोई भी देवी स्थान जब हम हवन यज्ञ पूजन करते हैं, तो वहां क्या होता है, गाय के गोबर से ही लिपा जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि गाय के गोबर के लिपने से ये जगह जो है वो शुद्ध हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ है इसीलिए कि वो जो ह्यूमस होता है वो सारे बैक्टीरियाज को मार देता है, जो जीवाणु होते हैं उसको मार देते हैं, और उस जगह को पवित्र करता है। जब जगह को पवित्र करता है तो हमें एक बढ़िया सा एक खुशबू आती है जो हमारे अंदर प्रवेश करता है, और इन्वायरमेंट ही अगर क्लियर है, क्लीन है, तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा ना। ये काम करता है गोबर। इन चीजों को हम भूलते जा रहे हैं। आज कहीं भी किसी को 10 रुपए का नोट पड़ा मिलेगा, वो उठा लेगा सहजता से,
क्योंकि उसको 10 रुपए की उपयोगिता समझ आता है। लेकिन कहीं पर अगर गाय का गोबर पड़ा है तो उससे वो दूर बचता है। अभी वर्तमान जो परिवेश आ रहा है, अभी वर्तमान जो पीढ़ी आ रही है, वो क्या कर रही है? वो बड़े अच्छे टाइल्स में, बड़े अच्छे खुशनुमा जगह पे रहना चाहती है वो पीढ़ी, लेकिन उसको पता ही नहीं है गाय की गोबर की उपयोगिता क्या है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गीता गंगा गौ माता यही हमारे जीवन दाता। तो गीता क्या सिखाती है? गीता अच्छा चरित्र सिखाती है। गंगा क्या सिखाती है? गंगा पवित्रता सिखाती है। और गोबर क्या सिखाती है? तो गोबर एक अच्छा स्वास्थ्य देती है। गोबर कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है, गौ माता से मिलता है। तो गौ माता को अगर हम अपने जीवन में शामिल करेंगे तो ऐसे हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा कि घुमंतु पशु से निजात पा सकते हैं। पशु चराई, जो फसल चराई होता है किसानों का घुमंतु पशुओं के माध्यम से, उससे भी हम निजात पा सकते हैं। हम केमिकल फर्टिलाइजर से निजात पा सकते हैं। हम केमिकल मेडिसिन से निजात पा सकते हैं। हम एक अच्छे खुशहाल जीवन की ओर जा सकते हैं अगर हम गोधन न्याय योजना जो है उसको सफलता की ओर ले जाएं और वास्तव में हम अगर गाय पालना शुरू कर दें। भाई लोग कुत्ते पाल रहे हैं, लोगों के घरों में आप महंगे महंगे कुत्ता देखेंगे। मुझे पता नहीं लेब्राडोर और विलायती और क्या क्या किस किस नस्ल के लोग कुत्ते बाजार से खरीद के लाते हैं और 20,000, 25,000, 50,000 तक के कुत्ते खरीद के लाते हैं। उस कुत्ते को पालने में जितना खर्चा आपको होता है वो सारा खर्चा आपका गाय मैनेज कर देगी। गाय अगर आपके घर में रहेगी तो एक कोने में आप गाय के रहने के लिए स्थान रखिए। आप उसको भी कंक्रीट कर दीजिए, अच्छा वहां भी फैन लगाइए। गाय को भी आप सूखी रखिए, उसको घास खिलाइए, वो गोबर देगी, वो दूध देगी, वो बछड़ा देगी। जितना खर्चा आपको उस कुत्ते को पालने में लगाते हैं, आप बाजार से जो आधा लीटर दूध, 1 लीटर दूध आप कुत्ते को पिलाने के लिए लाते हो, अलग से उनको और क्या क्या पता नहीं आप खाना खिलाते हो ताकि उसकी सौंदर्यता बनी रहे, वो सारी सौंदर्यता आपका गाय मैनेज कर देगी। क्योंकि गाय को पालने में ज्यादा कुछ आपको एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। एक जगह पे आप थोड़ा सा, जहां बागवानी आप अगर आप करने के शौकीन हो, उसे वहीं पे आप चारागाह बनाइए। और सूखा चारा भी मिलता है, सूखा चारा, हरा चारा भी बनाइए और गाय को आसानी से पालिए। गाय में ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं का वास होता है, जिसमें कहते हैं कि गोबर में लक्ष्मी है, और गाय के गौमूत्र में गंगा है, गाय के जीभ में सरस्वती है, गाय के होठ में चंडी है। यानी कि इतने हमारे देवता गाय पे वास करते हैं और हम देवताओं से दूर जा रहे हैं। मंदिरों में हम घंटों घंटी बजाना, घंटा बजाना, दान करना, हवन करना, पूजन करना, इसमें लगे रहते हैं, लेकिन हम गाय की तरफ देखते भी नहीं। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर आपको कोई काली चाय पिला दे तो आपका मन खराब हो जाता है, तो आपको लगने लगता है कि दूध नहीं है क्या, दूध वाली चाय हो जाए तो ज्यादा स्वादिष्ट हो जाए। दूध की चाय हर कोई पीना चाहता है, दूध हर कोई पीना चाह रहा है आरोग्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन दूध की जहां से प्रोडक्टिविटी है यानी कि गाय, उससे लोग दूर भाग रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है। आज प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब भारत के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर लोग कहां से बनेंगे? जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु सब स्वस्थ रहेंगे तभी तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो निरोगी काया कैसे रहेगा? तो अच्छे भोजन, स्वस्थ भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे घर में माया होगी। आत्मनिर्भरता की ओर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें एक अच्छे फसल उत्पादन की तरफ जाना पड़ेगा। एक अच्छे फसल उत्पादन तभी होगा जब हम जैविक खेती करेंगे, और हमारा खेती आधारित, हमारा गौ आधारित खेती और खेती आधारित हमारा उद्योग होगा, तब हम आत्मनिर्भर होंगे। और ये कहीं दो मत नहीं है कि अगर गाय हम पाल लेते हैं, गाय को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम कभी दुखी रहेंगे, गरीब रहेंगे, या दरिद्र रहेंगे, या बीमार रहेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। ये सारी बातें आप अपने निबंध में लिख सकते हैं, या कभी आपको गोधन योजना के वर्णन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि गाय को हम अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय की एक अगले चर्चा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।